हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करें नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म, यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। मॉर्फोलॉजी का मतलब था कि प्लांट के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, जो ऊपर से हमें दिखाई देता फ्लावर वगैरह। ठीक है, तो ऊपरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया अच्छे से। लेकिन अब इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये अंदर से कैसे इसके सेल्स होते हैं, इनमें टिश्यूज़ कैसे होते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपना मनुष्य की बॉडी को ले लें, तो ऊपर से हमारी बॉडी में क्या दिखता है? ऊपर से हमारी बॉडी की स्किन दिखती है, हेयर्स होते हैं स्किन पे, नेल्स होते हैं, आँखें होती हैं, कान, नाक, जो भी होता है वो दिखता है। ये हमारी मॉर्फोलॉजी है। बट अगर हम इंटरनली बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? किडनी होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, ब्रेन होते हैं। बट ये हमें ऊपर से नहीं दिखाई देते, ये हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, और बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी बॉडी के सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, या फिर कोई भी अदर फंक्शन हो, वो सारे के सारे इस इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ही होते हैं। उसी तरह प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जितने फंक्शन होते हैं ना, वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ही होते हैं। और वो इंटरनल स्ट्रक्चर कब दिखाई देगा? जब हम प्लांट की एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हम लोग प्लांट के जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, उनका एनाटॉमी कैसे पता चलता है? जब प्लांट की हम लोग लीफ, रूट या फिर स्टेम की सेक्शन कटिंग करते हैं, यानी कि जब उसको कट करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो दिखाई देते हैं कि उनकी एनाटॉमी होती कैसी। ठीक है, सेक्शन कटिंग भी दो तरह से किया जाता है। एक होता है टीएस, आपने पढ़ा हुआ डायग्राम में टीएस लिखा होता है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, इसको अगर आपने इस तरह से काटा, गोलाई में से काट रहा है, जैसे आपने मूली होती है उसका सैलेड जब काटते हो क्या, तो गोलाई में काटते ना, तो जब गोलाई में उसको काटते तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। ठीक है, बट अगर आपने उसको ऐसे लंबाई में कट किया, ठीक है, अगर उसको लंबाई में कट कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकल कट सेक्शन कटिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एलएस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग। ठीक है, तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके दो तरह से सेक्शन कटिंग करके उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उनमें कौन कौन से टिश्यूज़, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर फंक्शन जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप। पहले अंदर टिश्यू होते क्या? टिश्यू एक्चुअली में जो होते हैं वो सेल्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये सेल्स के ही ग्रुप होते हैं, कई सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको ये जानने जरूरी है कि जो टिश्यू होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं? सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, जाहिर सी बात है। बट जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उनका शेप का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर से है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। यानी कि सभी सेल्स के शेप या स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो टिश्यू कैसा है। और दूसरी बात आती है कि कॉमन ओरिजिन, बट उनकी ओरिजिन जो होगी वो सेम होगी। यानी कि अगर प्लांट का सेम टिश्यू बन रहा है, ठीक है, तो एक टिश्यू को बनाने के लिए जितने सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, उन सेल्स की जो ओरिजिन होगी, सभी सेल्स की ओरिजिन एक होगी, यानी कॉमन होगी। सभी सेल्स के फंक्शन भी कॉमन हो, क्योंकि अगर कॉमन फंक्शन नहीं होंगे तो मिलकर के एक टिश्यू के काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जाइलम टिश्यू आपने पढ़ा होगा। जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात, जाइलम टिश्यू को बनाने के लिए जितने भी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ी होगी सेल्स की, वो सारे सेल्स क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं ना, तभी तो क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर सभी सेल्स के काम अलग हो जाते तो एक काम हो ही नहीं पाता। ठीक है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टिश्यूज जिस सेल से मिलकर बने होते हैं ना, उनकी ओरिजिन कॉमन होती है, उनके फंक्शन कॉमन होते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर यानी कि शेप जो होता है वो कॉमन यानी कि सेम नहीं होता। वो सेम भी हो सकता है, डिसिमिलर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन की, टिश्यूज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टिश्यूज आर फॉलोइंग टाइप। ठीक है, डेवलपमेंट के बेस पे ये दो तरह के होते हैं। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट। देखो मेरिस्मेटिक का मतलब ही होता है कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यू जो होता है, देखा जाए तो डिवीज़न होता रहता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कंटिन्यू डिवीज़न होता रहता है, यानी कि इनमें जो होते हैं ये डिवीज़न हमेशा करते रहते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है इनमें डिवीज़न जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, क्या होते हैं ये, क्या होते हैं ये डिफ्रेंशिएट फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये परमानेंट। जैसे आपने देखा होगा
कि होता है कोई भी चीज़, जैसे हमारे टीथ होते हैं ना कि परमानेंट टीथ निकल जाएगा और टूट जाए दोबारा फिर वो टीथ नहीं आते हैं, तो उसी तरह से ये भी होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ भी होते हैं, एक बार जैसे बन गए वैसे ही रहेंगे, ठीक है, ये परमानेंट होते हैं इसी वजह से। और मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, यानी कि उसमें डिवीजन लगातार होता रहता है, ठीक है। तो बात करेंगे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, क्या होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज एंड आर ऑफ टू टाइप। देखो अनडिफरेंशिएट का मतलब होता है ये डिफरेंशिएट एक ही फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं होते, बार बार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्राइमरी से आप समझ रहे हो, प्राइमरी से ही क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या होते हैं, दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, ये जैसे प्लांट का ओरिजिन होने लगता है, प्लांट के ओरिजिन का मतलब यहाँ पर है जैसे सीड से जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना, सीड में क्या होता है, प्लूम्यूल बनता है, रेडिकल बनता है, रीड उसी रेडिकल से क्या होते हैं, मतलब डाइकॉट है तो ऐसे होगा, अदरवाइज रेडिकल से रूट नहीं बनेगा, किसी और पार्ट से रूट बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, तुरंत ही क्या हो जाता है, प्लांट की लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जर्मिनेट होते ही क्या होगा, प्लांट की लाइफ स्टार्ट होगी उसी पल से, और उसी पल से क्या होता है, उसमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब से प्लांट स्टार्टिंग होती है उसकी लाइफ, जैसे एक बच्चा होता है जब वो क्या होता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है ना, होता तो इसी तरह क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो भी क्या होता है, जर्मिनेटिंग स्टेट में जब होता है तभी से इसमें ये टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो प्राइमरली प्लांट के अंदर जो जो चीज़ें बनती हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले जो बनता है प्लांट के अंदर, उन सबके फॉर्मेशन में क्या करता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज आर फॉलो टाइप, ठीक है। यानी जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी। अब देखो क्या होता है कि ये एपिकल क्या होता है, एपिकल का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। ये जैसे आपने देखा ये स्टेम है, स्टेम के सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एपिकल, ठीक है। और इस तरह रूट के भी सबसे नीचे भाग को क्या बोलते हैं, एपिकल, क्योंकि रूट जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है और शूट वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा ये एपिकल होगा शूट का, और रूट का सबसे नीचे वाला भाग जो होगा वो एपिकल होगा, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, रूट के सबसे ऊपरी भाग पर और शूट के सबसे ऊपरी भाग पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा है इंटरकैलरी, इंटर मतलब होता है बीच में, ठीक है। इंटरकैलरी कहाँ पर होते हैं, ये नोड में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, नोड्स में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इंटरकैलरी और मतलब सॉरी एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये शूट के एपिकल भाग में होंगे, रूट के एपिकल भाग में होंगे, ठीक है, इसलिए इनको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, इन्हीं की वजह से जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। याद रखिएगा एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ होती है, यानी कि लंबाई में जो वृद्धि होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। बट अगर किसी भी प्लांट में ये जो होता है एपिकल मेरिस्टेम कट हो जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसको किसी जानवर ने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, अब यहाँ से कट कर लिया तो एपिकल मेरिस्टेम भी साथ में चला गया, तो ये प्लांट ग्रो कैसे करेगा, तो यहाँ पर नोड में जो पाई जाती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या करती है, ये लेंथ में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यानी कि ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करती हैं फिर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा होता है इंटरकैलरी होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट की लंबाई बढ़ाने में यानी कि लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लेंथ बढ़ना यानी कि प्लांट की लंबाई बढ़ना क्या है, प्राइमरी टिश्यू का ही काम होता है, ठीक है। और ये प्राइमरी फंक्शन भी होता है टिश्यू का। तो अब बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, दे प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू एंड अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये प्राइमरी टिश्यू बनाता है, ठीक है। प्राइमरी टिश्यू बनाता है, साथ ही कहाँ पाया जाता है, रूट और शूट के टिप पर, यानी कि सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम विच प्रेजेंट ऑन रूट टिप कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम विच प्रेजेंट ऑन डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम ऑल्सो कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि जो रूट के टिप पर होता है उसको रूट मेरिस्टेम कहते हैं और जो शूट के टिप पर होता है उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरकैलरी की, दे अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यूज, यानी कि जो मेच्योर टिश्यू होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर क्या दिया है, दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाई ग्रेजिंग हर्बीवोर। यानी कि जब गाय भैंस होती है जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, जो अगर किसी ने घास के या फिर ऐसे प्लांट के जिनमें नोट्स पाए जाते हैं उसको कट खा लिया उसके ऊपरी भाग को, तो आपने देखा होगा ऊपरी भाग अगर कट हो गया, एपिकल वाला भाग शूट का कट हो गया, तो क्या होता है उनमें जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है
उसकी प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए अच्छे से, ये देखिए ये पूरा नीचे का, ये जो नीचे वाला भाग है ये है रूट वाला भाग। ठीक है, कौन सा है, ये रूट वाला भाग है, और ये ऊपर का जो होता है ये शूट वाला भाग होता है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी मिट्टी के ऊपर होता है वो शूट वाला भाग होता है, और जो नीचे होता है वो रूट वाला भाग होता है। ठीक है, ये रूट की टिप है, सबसे ऊपरी भाग ये रूट की टिप है, यहीं पर रूट कैप भी पाया जाता है जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये टिप वाला भाग होता है, यहीं पर होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, जो कि नीचे प्लांट की ग्रोथ में यानी कि लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये शूट की सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग ये है टिप वाला भाग, जिसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। यहीं पर क्या होता है, शूट में एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। ये प्लांट की ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है यानी कि लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करेंगे कि हम ये इंटरकैली कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है लीव्स जहाँ से निकलती है वो होता है नोड वाला भाग। ठीक है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वो होता है नोड वाला भाग। देखिए यहाँ पे कट करके दिखाया, सेक्शन कटिंग करके, ये नोड वाला भाग है, यहीं से पत्तियाँ निकलती हैं। तो नोड वाले भाग में क्या पाया जाती है, इंटरकैली मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं कि नोड कहाँ पर पाया जाता है। तो ये फिलहाल डायग्राम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो दूसरा है कि सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसको हम लोग लैटरल मेरिस्टमिक टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करो ओवरऑल तो मेरिस्टेमिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। पहला था प्राइमरी मेरिस्टम, जिसमें आपके क्या था, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू आ रहा था, और दूसरा आता इंटरकैली। ठीक है, और जो सेकंड था वो था सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं लैटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली और लैटरल। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम जो था और इंटरकैली जो था वो प्लांट की लंबाई बढ़ा रहा था। बट यहाँ पर अगर सेकेंडरी टिश्यू की बात करेंगे, सेकेंडरी टिश्यू का मतलब यहाँ सेकेंडरी काम से है, तो लंबाई बढ़ गई प्लांट की, लेकिन अब क्या होगी, अब चौड़ाई भी बढ़ानी जरूरी है। ठीक है, क्या बढ़ानी जरूरी है, अब चौड़ाई बढ़नी जरूरी है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है उसका मेन काम होता है प्लांट की गर्थ यानी कि प्लांट की वृत्त को चौड़ाई को बढ़ाना। दे अकर इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट्स, यानी कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम जो तो प्राइमरी मेरिस्टम से की मेच्योरेशन से ही बनता है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है यानी कि जो लैटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर रीजन में पाए जाते हैं, रूट और शूट के मेच्योर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है, जैसे ही लीफ क्या होता है, जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तुरंत ही प्राइमरी मेरिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं बनना प्लांट के अंदर, सीड के अंदर। लेकिन जो ये सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ना, ये बहुत लेट में अपीयर होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वुडी एक्सिस यानी कि लकड़ी वाले भाग को ये डेवलप करता है। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, यानी कि जो प्लांट में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम होता है और कॉर कैम्बियम होता है, यानी कि जितने भी कैम्बियम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वही होते हैं लैटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, यानी कि वही होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। याद रखिए, जहाँ भी कैम्बियम आप टर्म देख रहे हैं वहाँ पर मतलब क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमिक टिश्यू है, यानी कि ये क्या है, लैटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है। ठीक है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्लांट की क्या बनाते हैं, गर्थ। ठीक है, ये गर्थ बढ़ाते हैं यानी कि चौड़ाई बढ़ाते हैं। प्लांट जो पौधे होते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, चौड़ाई, यानी कि अगर देखा जाए ऐसे रेडियली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रेडियली ग्रो करेंगे ऐसे इधर की तरफ इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं, लैटरल का मतलब ये क्या होता है, लैटरल का मतलब साइड में। ठीक है, ये साइड की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करेंगे, ऊपर की तरफ ग्रो करने का लंबाई बढ़ाना, तो लंबाई बढ़ाने का काम एपिकल मेरिस्टम का था, इंटरकैली का था। लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि वृत्त को बढ़ाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, प्राइमरी मेरिस्टम जो था यानी कि हमने मेरिस्टेमिक टिश्यू अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा टाइप जो था वो परमानेंट टिश्यू है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्राइमरी टिश्यू से, यानी कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं उसका डिफरेंस उसी के क्या होता है, उसी के मेच्योरेशन के बाद ही बनता है। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेली और परमानेंटली, यानी कि ये किन सेल से मिलकर बने होते हैं, ये उन सेल से मिलकर बने होते हैं जिन सेल में डिवीज़न की जो कैपेसिटी होती है, की पावर होती है, वो कम्प्लीटली टेम्परेरी या परमानेंटली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। टेम्परेरी परमानेंटली का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, जिन सेल के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है वही सेल मिलकर क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनमें डिवीजन नहीं होता है, बट मेरिस्टेमिक टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन लगातार होता रहता है। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है उसके डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन से ही क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं,
पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल से लग रहा है, नाम सिंपल है तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, ये सिंपल टाइप के होते हैं, यानी कि ये जितने भी सेल से मिलके बने होते हैं वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो जिन भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स कंसिस्ट, यानी कि मिलकर क्या बनाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के मतलब यहाँ पे है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि PCS। ठीक है, पैरन, कॉलन एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करेंगे पैरेन्काइमा की, तो जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, दे आर सेलुलोजिक थिन वॉल्ड एंड सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। यानी कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये सिंपल, इनकी जाहिर सी बात है ये सेम टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे, ये तो चीज़ तो क्लियर है। बट इनके ऊपर जो सेल वॉल होगी ना वो कैसी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। अब सेलुलोज की बनी सेल वॉल है और कैसी होगी, थिन होगी। 2 चीज़ याद रखिएगा, पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, दूसरी चीज़ ये थिन होती है। ठीक है, और सेल्स जो होते हैं आर आइसोडायमेट्रिक, यानी कि इनका सेम मतलब शेप जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि ये सेम टाइप के होते हैं, जाहिर सी बात है। तो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। मतलब किसी भी प्लांट के अंदर अधिकतर भाग जो बना होता है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है, पौधे के अंदर मोस्टली पार्ट जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के ही बने होते हैं। द शेप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इज ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल। इनका जो शेप होता है ओवल शेप होता है, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल शेप के भी होते हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस और सेल आर क्या हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली पैक्ड। यानी कि इसकी बात अगर करें पैरेन्काइमेटस सेल्स की, तो इनके बीच में क्या होता है, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यानी कि इनके सेल्स के बीच में क्या होगा, जैसे सेल्स प्रेजेंट है ऐसे, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस, या तो क्लोजली पैक्ड होंगे या तो इनमें क्या होंगे, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे मेन चीज़ ये देखने को मिलती है कि सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ थिन होती है और ये इनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और मोस्टली पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो इन्हीं टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल और पॉलीगोनल टाइप के ये होते हैं शेप में। ठीक है, और इनमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सेल में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शन देखेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन। यानी कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का मतलब जो फूड मटेरियल होता है उसका स्टोरेज करेंगे, साथ में फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सेक्शन की मतलब ये देखिए LS सेक्शन करने पर प्लांट का इस तरह से दिखता है पैरेन्काइमेटस सेल, और अगर क्रॉस सेक्शन करें इसका, यानी कि अगर हम लोग करें इसका TS सेक्शन करके देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और बीच में आपको ये देखिए ये क्या होते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बीच में। अब बात करेंगे सेकंड नंबर कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट एंड रूट्स। यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स, सभी रूट्स में चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट, उनके रूट्स में भी कोलेनकाइमा एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज़ मोनोकॉट प्लांट, यानी कि जितने भी मोनोकॉट होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये किस में पाए जाते हैं, ये डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन डाइकॉट की रूट में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मोनोकॉट के तो लीव्स, स्टेम, रूट कहीं भी नहीं पाए जाते। ठीक है, ये यानी कि ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डाइकॉट के लीव्स में और स्टेम में। ठीक है, 2 जगह से पाए जाते हैं। सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ। इनकी सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती है, देखिए पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो थी वो सिर्फ सेलुलोज की मिलकर बनी थी, थिन थी। बट कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की भी होती है, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की मिलकर बनी होती है। ठीक है, और कैसी होती है, थिक होती है। देखिए पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी थी, सेलुलोज की बनी थी, थिन थी। बट कोलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी है, हेमिसेलुलोज की और पेक्टिन की बनी हुई होती है और थिक होती है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। पैरेन्काइमा में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, बट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं पाया जाता। यानी कि सेल्स के बीच में क्या होता है, बिल्कुल भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक बहुत भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका फंक्शन क्या होगा, अब जाहिर सी बात इनका थिक सेल वॉल कैसी है, थिक है, तो ये क्या करेंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू एंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। एंग स्टेम का मतलब होता है जब ये जो होता है, यानी कि जो बीज होता है इनसे जब जर्मिनेशन होता है तो इसके बाद जो स्टेम बनती है वो बहुत क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। यानी कि वही क्या होती है, यंग स्टेम होती है। तो वो यंग स्टेम जो होती है इतनी सॉफ्ट होती है, उसको सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देने के लिए कौन हेल्प करता है,
कॉलन कायमा करता है, ठीक है। और पेटियोल का मतलब क्या होता है, जैसे ये स्टेम होती है यहाँ से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है ना, तो इस वाले भाग को जो डंडी होती है पतली सी, इसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। तो पेटियोल भी क्या करता है, एक लीफ को क्या करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। तो पेटियोल को सपोर्ट देने के लिए कौन सी टिश्यूज में पाई जाती है, कॉलन कायमा पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो यंग स्टेम होते हैं और पेटियोल्स लीफ की होती हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, कॉलन कायमा टिश्यू देते हैं, ठीक है। अगर इसका डायग्राम की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम इसका दिया गया है। ये सेल वॉल है जो कि किसकी बनी हुई, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। इनके बीच कहीं भी आपको सेलुलर स्पेस नहीं, सारे सेल्स के आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड है, यानी यहाँ पर सेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है। वैक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट है बड़ा सा, देखिए प्रोटोप्लाज्म भी यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर का पूरा भाग, न्यूक्लियस को लेकर के पूरा भाग जो होता है उसको पूरा बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि सेल वॉल को माइनस कर दीजिए तो जितना भाग बचेगा सेल का वो पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। थर्ड नंबर है स्क्लेरेनकाइमा। इसमें क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अब देखो क्या था, पैरेन्काइमा जो था उसकी सेल वॉल कैसी थी, उसकी सेल वॉल थिन थी क्योंकि उसको सेल वॉल जो थी वो सेलुलोज की बनी थी। दूसरा था कॉलनकाइमा जिसकी सेल वॉल कैसी थी, थिक थी। थिक क्यों थी, क्योंकि वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी थी, ठीक है। बट स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है ये भी कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। तो यानी कि पी जो होता है वो थिन होता है, बाकी सी और एस दोनों कैसे थिक होते हैं, ठीक है। उसमें इसकी सेल वॉल बनी थी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसकी सेल वॉल थिक होने का रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, किसका, लिग्निन का, ठीक है। और लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से क्या होती है, इनकी सेल्स जो होती है वो डेड होती हैं। याद रखिएगा स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स पाई जाती है वो कैसे, डेड टाइप की होती हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड्स। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होते हैं, फाइबर और स्क्लेरिड्स होते हैं। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर आपको पता ही होगा इस तरह का शेप इनका होगा, ठीक है, एलोंगेटेड होंगे ये। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज थिक। यानी कि जो फाइबर होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो होते हैं इनकी वॉल भी कैसे होती है, थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। द सेल इज एलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड। यानी कि सेल कैसी होती है, एलोंगेटेड होगी, यानी एलोंगेटेड ऐसा होगा। और टेपरिंग एंड यानी कि जो इनके एंड होंगे कैसे होंगे, नुकीले होंगे, ठीक है। ये देखिए ये टेपरिंग एंड हो गया, ऊपर का नीचे का दोनों एंड कैसा होगा, टेपरिंग टाइप का होगा, यानी कि नुकीला होगा। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर आर डेड। यानी कि इनकी जो सेल्स होंगी कैसी होंगी, डेड टाइप की होंगी। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से थिक इनकी वॉल होती है, इस वजह से क्या करते हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड्स की। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज स्फेरिकल। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब ऐसा सर्कुलर होते हैं, ठीक है। और ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटी कॉल्ड ल्यूमेन। यानी कि जो स्क्लेरिड्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड्स होते हैं, इनकी भी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। इसमें भी डेड सेल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वेरी नैरो यानी कि बहुत पतला क्या होता है, कैविटी होती है। यानी कि इन सेल्स में क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, जाहिर सी बात है। इनमें क्या बहुत पतली छोटी सी कैविटी होती है। इस कैविटी को यानी खाली स्थान को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक पाइप होती, पानी की जो पाइप होती है, अगर आप उसको देखें सामने से तो कुछ ऐसे दिखाई देती है ना। इसी पाइप के थ्रू इसी जो बीच में गैपिंग होती है, कैविटी होती है, इसी के अंदर से पानी बह करके बाकी जगह पर नलों में जाता है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी ऐसे होती है, स्फेरिकल होती है, सेंटर में एक ल्यूमेन होता है पतला सा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है ल्यूमेन की वजह से, और डेड सेल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड इन हार्ड पल्प ऑफ फ्रूट्स। अब ये जो स्क्लेरिड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, स्क्लेरिड्स जो होते हैं ये फ्रूट के जो हार्ड पल्प होता है, हार्ड पल्प को समझ मतलब जो मतलब अगर आप कच्चे फलों को देखिए तो उनके जो गूदे होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा कच्चा अमरूद, अगर आप कच्चे अमरूद को लीजिए तो क्या होता है, जब कच्चा अमरूद आप खाते हैं तो उसके गूदे कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, बट वो हार्ड होते हैं ना। तो हार्ड पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे गुआवा हो गया, पियर हो गया, सपोटा हो गया, ये सब कैसे होते हैं, इन सब के जो मतलब अगर बात करें पल्प की, गूदे की बात करें तो बहुत हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस स्क्लेरिड्स। याद रखिएगा जितने भी मतलब ये हार्ड होते हैं उनमें स्क्लेरिड्स पाया जाएगा, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स हार्ड होते हैं, नाशपाती भी जब कच्ची लीजिए या फिर ऐसे नॉर्मली दिखिए तो वैसे भी हार्ड होती है नाशपाती। फिर दिया हार्ड सीड कोट ऑफ लेगुमिनस। यानी कि लेग्यूम्स का मतलब यहाँ पर है जैसे चना हो गया, मटर हो गया, उनकी जो मतलब अगर आप दाल को देखिए उसके ऊपर जो छिलका होता है, ठीक है, जैसे चना का ऐसा होता है ब्राउन कलर का होता है ना, मटर गोल सा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको हटाने के बाद वो दाल के फॉर्म में चेंज होता है, उस कवरिंग को बोलते हैं हार्ड सीड कोट, ठीक है। वही सीड का कोट होता है और वो
वो कोट किसका बना होता है, स्क्लेरिड्स का बना होता है। लीफ ऑफ टी यानी कि जो चाय पत्ती की पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरिड्स पाया जाता है। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, ठीक है। एंडोकार्प का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे नारियल आपने देखा होगा सबसे ऊपर जो होता है एक्सोकार्प, फिर बीच में होता है मेसोकार्प जो कि मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। उसके नीचे अगर नारियल को आप देखिए जो फोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो नारियल अंदर जो होता है वो तो होता है एंडोस्पर्म होता है, जो कि हम लोग खाते हैं वो एंडोस्पर्म वाला भाग होता है। उसके ऊपर जो कठोर वाला भाग होता है जिसको तोड़ने के बाद ऐसे सबसे ऊपर होता है, तोड़ने के बाद जो कठोर वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। और फ्रूट्स के वॉलनट, जैसे आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं अखरोट, अखरोट के ऊपर जो मतलब होता है हार्ड वाला पार्ट, वो सब किसके बने होते हैं, स्क्लेरिड्स के ही बने होते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम हम लोग देखें फाइबर और स्क्लेरिड्स का, तो ये फाइबर का डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये देखिए ये जो एंड है दोनों की कैसे टेपरिंग यानी कि नुकीली एंड है ना, और एलोंगेटेड है, ठीक है। वॉल कैसी थिक है क्योंकि लिग्निन की बनी हुई है, और यहाँ पर सेल्स कैसी होती है, डल टाइप की होती है, ठीक है। अगर स्क्लेरिड्स की बात करें हम लोग तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका है, ओवल भी होते हैं, कुछ सर्कुलर भी होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में देखिए क्या है, ये ल्यूमन है यानी कैविटी है, खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। ये इसकी भी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से थिक होती है। यहाँ पर सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स भी यहाँ पर डिड होते हैं, ठीक है। ये देखो पिट्स यहाँ प्रेजेंट है साथ में, क्या पिट्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो देखिए हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिए, पहला तो पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि मतलब बहुत जटिल टाइप का, तो जाहिर सी बात है सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थी उनकी जो मतलब टिश्यू थे उनमें जो कोशिकाएं थी वो सेम टाइप की थी, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, बट फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम। याद रखिए कोई भी टिश्यू हो वो जिस भी सेल से मिलकर बने होंगे ना उनके फंक्शन हमेशा सेम होंगे, क्योंकि अगर सेम फंक्शन नहीं होंगे सभी सेल्स के तो मिलकर के सेम फंक्शन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक टिश्यू एक ही काम करती है, एक टिश्यू क्या करती है, एक काम को करती है, ठीक है। बट एक टिश्यू में कई सारे सेल्स होते हैं, अब कई सारे अगर सेल्स हैं तो सारे सेल्स की जो होती है स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट टाइप का हो, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट टाइप के हों बट इनके फंक्शन हमेशा सेम होने चाहिए। अगर फंक्शन सेम नहीं है तो क्या होंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप खुद सोचिए अगर मान लीजिए एक मतलब 3 लोगों का ग्रुप है, अब एक क्या कर रहा है, ये कोई और काम कर रही है, कोई और काम कर रही है, कोई और काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर एक काम को भी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। बट तीनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो तीनों मिलकर वो उस काम को करेंगे तो जल्दी से वो काम हो जाएगा और सही से हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। वो सारे सेल से मिलकर काम करते हैं, जो वो सारे सेल्स के काम सेम होते हैं बट उनके शेप जो होते हैं, यानी शेप का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर से वो सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है, इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। बट सिंपल जो था उसके सारे सेल्स सेम टाइप के थे। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, यानी कि जब वेस्कुलराइजेशन होता है पौधे में, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, ठीक है। यानी कि जब वेस्कुलराइजेशन होता है यानी कि जब वेस्कुलर का फॉर्मेशन होता है पौधे के अंदर, वेस्कुलर टिश्यू जो बनते हैं पौधों में, तो क्या होता है इनके जो प्रोकैम्बियम होते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम में क्या हो जाते हैं, क्या चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस में साथ ही साथ, ठीक है। अब देखा होगा आपने अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की तो ये जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम में चेंज हो जाएंगे, ठीक। क्या हो जाएंगे, जाइलम फ्लोएम में चेंज हो जाएगा, जाइलम होगा और यहाँ फ्लोएम होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये कैम्बियम होता है, ठीक है। तो प्रोकैम्बियम जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, जाइलम में और फ्लोएम में। ये होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है या कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल को और साथ ही साथ मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए जाइलम फ्लोएम को कलेक्टिवली मतलब साथ में दोनों को कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये जो होते हैं यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जाइलम है दूसरा फ्लोएम है, ठीक है। अब बात करेंगे पहले जाइलम के बारे में। जाइलम क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम को देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जाइलम को हिंदी में कैसे लिखते हैं लोग, जाइलम
ऐसे लिखते हैं जा से जाइलम, और जा से क्या होता है, जल होता है, ठीक है, जल होता है, जा से जाइलम, जा से जल होता है। तो याद रखिएगा जल यानी कि जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जो रूट्स हेयर होती हैं जब वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तो ऊपर लीव्स तक पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू का टाइप है, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही टाइप होता है जाइलम, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, इसलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम जो होते हैं वो 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि 4 टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। वो 4 सेल्स कौन सी होती है, एक ट्रकीट्स है, दूसरा है वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। यानी कि जो पीछे अभी हम लोगों ने पैरेन्काइमा और फाइबर के बारे में पढ़ा था वो वही प्रॉपर्टी इनके अंदर भी होती है, ठीक है। यानी कि जो पैरेन्काइमा टाइप हमने पढ़ा था वो जाइलम पैरेन्काइमा होता है इसमें, यहाँ फाइबर जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं वो क्या है, जाइलम फाइबर है, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रकीट्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम जाइलम के पहले सेल्स की, यानी कि ट्रकीट्स के बारे में बात करने वाले, ठीक है। चारों के बारे में लाइन से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रकीट्स के बारे में, ये होते क्या हैं। दे आर एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, यानी कि जो ट्रकीट सेल्स होते हैं जो जाइलम में पाए जाते हैं, क्योंकि इन चारों से मिलकर जाइलम बना होता है, तो कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक यानी कि ट्यूब की तरह कैसे होते हैं, लंबे लंबे ये होते हैं। दे हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल एंड टेपरिंग एंड्स, यहाँ पर दे होगा, दे हैव थिक, यानी कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, यानी कि जो ट्रकीट्स होते हैं ट्यूब लाइक एलोंगेटेड होते हैं, इनकी भी सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है। अभी तक याद रखिएगा हमने सिर्फ पैरेन्काइमा की सेल वॉल थिन पढ़ी है, कैसी पढ़ी है, थिन पढ़ी है, बाकी सबकी सेल वॉल कैसी पढ़ी है, हम लोग थिक पढ़ते जा रहे हैं। और थिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनकी सेल वॉल में, और इसके एंड कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं, यानी कि नुकीले होते हैं, यानी कि इनके एंड भी कैसे होंगे, नुकीले टाइप के ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, दीज सेल्स आर डेड। अब देखिए जहाँ पर आप लिग्निफाइड सेल वॉल पढ़ेंगे वहाँ की सेल्स हमेशा कैसी होंगी, डेड होंगी। तो इनकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता यानी कि मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म के जो भी मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, इनमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म सबके सब यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट हो गए। यानी ट्रकीट्स में जो होता है सिर्फ सेल वॉल होता है, वो भी किसका बना होता है, लिग्निन का बना होता है। बाकी इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या फिर न्यूक्लियस कुछ भी साइटोप्लाज्म कुछ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू लिग्निफाइड एंड हार्डनेस ऑफ वॉल। अब क्या होता है, इनकी थिक वॉल क्या होती है, हार्ड होती है, लिग्निफाइड होती है। इसी वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये पौधे को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या दिया, कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी क्या करते हैं, ट्रकीट्स जो होते हैं वाटर के कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड सेल की जिसका नाम है वेसल्स। वेसल्स का होता है ट्रकीट सेल्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म वेसल्स, यानी जो ट्रकीट सेल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, वेसल का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी सेल वॉल भी कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। डायमीटर ऑफ वेसल्स इज ग्रेटर देन ट्रकीट्स, यानी कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ट्रकीट से ज़्यादा होता है। डायमीटर का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा होगा सर्कल ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है सर्कल की उसको बोलते हैं डायमीटर। यानी कि अगर बात करें इसकी मोटाई की तो जो ट्रकीट्स होती है इसकी मोटाई कम होगी और ये डायमीटर यानी कि इसकी वेसल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा जो सेल होता है वो होता है जाइलम पैरेन्काइमा। दे हैव थिन वॉल्ड। अब देखिए जहाँ पर पैरेन्काइमा टर्म सुनेंगे वहाँ पर वॉल कैसी होगी, हमेशा थिन होगी, कैसी होगी, पतली होगी, ठीक है। और क्यों होती है पतली, क्योंकि ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ लिविंग सेल्स, देखो पैरेन्काइमेटस सेल चाहे वो जाइलम पैरेन्काइमा हो चाहे फ्लोएम पैरेन्काइमा, कोई भी सेल्स आप पढ़ेंगे तो इनकी सेल वॉल हमेशा कैसी होगी, थिन होगी, क्योंकि सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी बात यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, कैसे, तो जीवित होते हैं सेल्स, ठीक है। दे वर्क एज स्टोरेज ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। देखिए पहले भी हमने देखा तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या था, स्टोरेज ऑफ फूड था, फोटोसिंथेसिस था और सिक्रेशन था। तो उसका काम यहाँ पर भी क्या करता है, यहाँ पर फूड का स्टोरेज करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जाइलम के जो जाइलम पैरेन्काइमा ये और साथ में हमने जो पढ़ा था फिर ट्रकीट्स, ये क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है जाइलम फाइबर। ये कहते हैं दीज आर लिग्निफाइड फाइबर। अभी हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था तो वो कैसे होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल थी तो इनकी भी सेल वॉल कैसे होती है, लिग्निफाइड होती है। और लिग्निफाइड होने की वजह से क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम चारों की जो शेप है उनके बारे में बात करने वाले हैं, इन चारों के शेप के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या है, डायग्राम में ऊपर थोड़ा कर लेती हूँ, हाँ अब दिखाई देगा आपको क्लियरली। तो सबसे पहले मैं ट्रकीट्स के बारे में पढ़ा, देखिए इनकी एंड कैसी होती है, टेपरिंग एंड है ना। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, लिग्निफाइड होती है,
हमने अच्छे से देख लिया। ये है तो वेसल्स, ठीक है। ये ट्रकीट जो होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं तब वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करेंगे ल्यूमन की, देखिए इनका डायमीटर क्या ज़्यादा है, आपको साफ साफ डायग्राम में दिखा, इनका डायमीटर थोड़ा कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू इसके, ठीक है। इनकी भी सलवार कैसी होती है, थिक होती है। बट अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, इनकी सलवार जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है। इनमें सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट है। ये जाइलम फाइबर होता है। अगर इसका डायग्राम देखें तो हम लोग इसकी भी वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है, सिंपल पिट्स, यहाँ पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चारों के स्ट्रक्चर में देख लिए अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग जाइलम की। तो प्राइमरी जाइलम क्या होते हैं, अगर हम बात करें प्राइमरी जाइलम की, तो प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। जाइलम की बात तो हमने कर ली क्या होते हैं। अब प्राइमरी जाइलम भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं जाइलम, यानी कि जाइलम दो तरह के कौन कौन से, एक प्रोटोजाइलम होता है, एक मेटाजाइलम होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटो और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है, प्रोटोजाइलम इज प्राइमरी जाइलम दैट डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। प्रोटो मतलब होता है पहले, क्या होता है, फर्स्ट होता है, यानी कि पहले होता है। तो जो प्रोटोजाइलम होता है ना, प्राइमरी ग्रोथ के समय सबसे पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम क्या हो जाता है, प्राइमरी जब ग्रोथ होती है पौधे में तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोजाइलम ही बनता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो होता है दो तरह के होते हैं, प्रोटो और मेटा। तो पहले प्रोटो बनेगा फिर मेटा बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राइमरी ग्रोथ के समय क्या होता है, पहले प्रोटोजाइलम बनता है, फिर क्या बनता है, फिर मेटाजाइलम बनता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे जाइलम के लोकेशन की, कि जाइलम किस तरह से प्रेजेंट होता है। अगर प्रोटो और मेटाजाइलम दोनों बने हैं तो इनकी लोकेशन के हिसाब से इनका टाइप देखें तो एंडार्च और एक्सार्च दो तरह के होते हैं, यानी कि प्रोटोजाइलम और एंडोजाइलम जो होते हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनके प्रेजेंट के हिसाब से, इनकी लोकेशन के हिसाब से जाइलम दो तरह के हो सकते हैं। एंडार्च कंडीशन देखी जाती है इनमें और एक्सार्च कंडीशन देखी जाती है। व्हेन प्रोटोजाइलम इज लाइज टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ and the metaxylem lies towards periphery of the organ, this type of primary xylem is called endarch। यानी कि देखिए अब जाइलम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ लिया, एक प्रोटोजाइलम है, दूसरा है मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखिए जाइलम जो होगा, अब जाहिर सी बात है ये जो होता है वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है। अब जाइलम जो होगा वो या तो प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, मतलब पहले तो बना जाहिर प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम बना, बट ये सेंटर की तरफ बनेगा या पेरीफेरी की तरफ बनेगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये समझो क्या है, ये पूरा हमारा एक जाइलम है। अब क्या होता है, अगर पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है ये किनारा, और सेंटर का मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है सेंटर का मतलब, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम जो होता है यहाँ पर सेंटर की तरफ बना, यानी कि प्रोटोजाइलम, ये क्या है, प्रोटोजाइलम, और ये पेरीफेरी की तरफ क्या बना, मेटाजाइलम, क्या बना, मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम बना, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, ठीक है, और मेटाजाइलम क्या पेरीफेरी की तरफ है, तो ऐसे जाइलम की जो मतलब कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। और ये कंडीशन जो होती है पौधे के स्टेम में देखने को मिलती है, ठीक है। एंडार्च में क्या होता है, याद करने वाली बात आपको बस इतनी ही है कि प्रोटोजाइलम जो होता है यहाँ प्रोटोजाइलम होता है, यहाँ होता है मेटाजाइलम। जाइलम का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे होगा, प्रोटोजाइलम जो होगा सबसे पहले बनेगा तो, और भी किधर की तरफ बनेगा, सेंटर की तरफ बनेगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पिथ होता है, पिथ का समझ रहे ना, ये आपका पिथ, सेंटर में जो होता है पिथ होता है, ठीक है। तो पिथ जो होता है वो वैसे भी पिथ जो होता है यहाँ पे बन गया, तो पिथ की तरफ प्रोटोजाइलम बनाने की सेंटर की तरफ, और बाहर की तरफ मेटाजाइलम बन गया, तो इसको बोलते हैं एंडार्च। और ये किसमें देखने को मिलता है, स्टेम में। किसमें मिलता है, स्टेम में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, स्टेम में, ठीक है। अब बात करें जस्ट इसका उल्टा, अब ये देखो जैसे बन गया, क्या हो गया, सेंटर की तरफ क्या बन गया, सेंटर की तरफ बन गया मेटाजाइलम, ठीक है, और बाहर पेरीफेरी की तरफ बन गया प्रोटोजाइलम, तो इसको बोलेंगे एक्जार्स। क्या बोलेंगे, एक्जार्स। यानी कि एक्जार्स और एंडार्स जो होते हैं वो प्रोटोजाइलम की लोकेशन के हिसाब से फिक्स किए गए, ठीक है। अगर देखिए क्या है, ये देखिए मैंने दो डायग्राम बना दिए, अगर यहाँ पर आपको मेटा है, यहाँ पर पी है, ठीक है, तो वो सेंटर की तरफ, ये आपका सेंटर है, सेंटर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंडार्च, क्योंकि वो सेंटर क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर पेरीफेरी की तरफ यानी कि बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे एक्सार्च, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ बन रहा है तो उसको बोलेंगे एंडार्च कंडीशन, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ यानी कि पेरीफेरी की तरफ बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन होती है स्टेम के अंदर, एक्सार्च कंडीशन होती है रूट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर होती है रूट के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंडार्च यानी कि स्टेम, एक्सार्च यानी कि रूट्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एंड दिया है, इसका दिया है एक्स, ठीक है, क्योंकि आर्क जो है वो दोनों में कॉमन है, हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर एंड और एक्स लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए जरा कि इन दोनों के बाद एस किस में यूज़ कर सकते हैं, एंड में हम एस लगा दें तो एंड्स हो जाएगा, बट क्या ई एक्स में एस लगा सकते हैं, एस लगाएंगे तो ई एक्स एस, नहीं, ये स्पेलिंग बनेगी नहीं, क्योंकि एक्स अब अगर आपको इंग्लिश आती है तो जानते ही होंगे, ई एक्स के बाद एस कभी यूज़ कर ही नहीं सकते, इसके बाद ई या कोई भी वॉवेल्स हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात एक्स के बाद एस का यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है।
तो अगर ई के बाद एक्स का यूज़ नहीं कर सकते तो यानी कि एंड के बाद अगर हमें एस लगा सकते हैं, एस का मतलब हो गया स्टेम, ठीक है, याद रखिएगा स्टेम रूट, स्टेम एस फॉर स्टेम, आर फॉर रूट, ठीक है। तो हमको यही याद रखना है कि एंड के बाद दोनों का हमको लेना है एक्स और एंड के बाद एस लगा सकते हैं, यानी कि एंडार्च होगा एस, यानी कि स्टेम में होगा। और जाहिर सी बात जो बचा कुछ आपका रूट बचा वो हो जाएगा एग्जार्च कंडीशन, ठीक है। ये थोड़ा सा आप मतलब दिमाग में रखिएगा तो एग्जाम के टाइम में भूलेंगे नहीं, ठीक है। बस बाकी तो ये देखिए डायग्राम है, हम डायग्राम अगर हम देखें दोनों का एंडार्च और एग्जार्च का, तो एंडार्च का डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एंडार्च यानी कि अंदर की तरफ, एंड मतलब होता है अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम क्या है अंदर, क्योंकि जो एंडार्च और एग्जार्च कंडीशन होती है प्रोटोजाइलम के लोकेशन के हिसाब से रखी गई है, ठीक है। तो एग्जार्च जो होता है इसमें क्या होता है बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम बने हैं, देखिए प्रोटोजाइलम क्या बाहर की तरफ है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बने हैं, ठीक है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है फिर मेटाजाइलम बनता है, ठीक है। तो ये एंडार्च है, एंडार्च यानी कि एंड के बाद हम क्या लग सकते हैं एंड्स लिख सकते हैं, यानी कि इसमें स्टेम में होता है, एग्जार्च के बाद एस नहीं लगा सकते, यानी कि इसमें होता है ये रूट में होता है, ठीक है, ये रूट में होता है, ये किस में होता है स्टेम में होता है। अब सेकंड जो हमारा वो है फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो सेकंड नंबर का है कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो है फ्लोएम। हमने जाइलम पढ़ लिया अच्छे से, अब बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि देखिए पत्तियों में क्या होता है फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो पत्तियों के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है फ्लोएम जो करेगा फूड का फॉर्मेशन लीव्स में हो जाता है, फिर प्लांट के जिन जिन भागों को ज़रूरत पड़ती है फूड की वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है। याद रखिएगा फ्लोएम को कैसे लिखते हैं, फास्ट लिखते हैं हिंदी में ना, और फास्ट से क्या हो जाएगा फूड यानी कि फल, ठीक है। तो फूड का फॉर्मेशन यानी कि फूड जो होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम करेगा, जहाँ से जाइलम जहाँ से जेल, फा से फ्लोएम, फा से फ्रूट्स यानी कि फूड हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। फ्लोएम इज कम्पोज्ड ऑफ, फ्लोएम भी क्या होता है 4 तरह के सेल से मिलकर बना होता है, जैसे जाइलम हमने पढ़ा 4 तरह के सेल से, ट्रैकिड्स थे, वेसल्स थे, पैरेन्काइमा थे, और क्या था उसमें फाइबर थे, ठीक है, 4 तरह की सेल्स थी। तो वैसे इसमें भी 4 तरह की सेल्स होती है। पहला है सीव ट्यूब, सीव का मतलब होता है चालनी, चालनी से आटा चलनी होती है घर में उसको बोलते हैं चालनी, तो वो ही उसी का मतलब सीव ट्यूब, ठीक है, यानी कि चलनी की तरह ये भी होता है, जो चालनी होती है घर में आटा चलने के लिए, उसमें क्या छेद होते हैं ढेर सारे होल होते हैं, उसी से आटा क्या तो चलता है ना अच्छे से। सेम सीव ट्यूब भी ऐसे ही होता है, वो चलनी की नुमा स्ट्रक्चर इसका भी होता है। दूसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कि पैरेन्काइमा की तरह ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कंपेनियन सेल्स होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 बार फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया है, अब सही है, ठीक है, फ्लोएम फाइबर होगा, ठीक है। यानी कि बात करें हम लोग दोनों में ये फाइबर और फ्लोएम जो था 2 टॉपिक जो है पैरेन्काइमा और फाइबर, ये जाइलम में भी होते हैं और ये फ्लोएम में भी होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा क्या है सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल, जैसे वहाँ पर क्या था ट्रैकिड्स था और वेसल्स थे, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर 2 चीज़ें 2 डिफरेंट है, 2 सेम टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स की। अब देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सीव ट्यूब्स मिलते हैं, मतलब मिलते तब जाकर एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, कई से चलने लगे स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मैं डायग्राम में समझा दूँ फिर आपको थ्योरी बताती हूँ, तब समझ में आपको कुछ क्लियरली आएगा। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सीव ट्यूब है पूरा, एक सीव ट्यूब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 का ही डायग्राम लेकर के यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये चलनी नुमा, यहाँ पर जैसे आटे चलने की चलनी होती है ऐसे छेद होते हैं। तो ये सीव ट्यूब में जो आपका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर देखिए ये आपके जो होते हैं बीच में ये सीव प्लेट्स लगे होते हैं, और सीव प्लेट्स के बीच में आपको ये पोर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पोर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर पोर दिख रहे हैं, इसी पोर से क्या होगा फूड जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जहाँ भी ले जाना होगा इसी सीव ट्यूब के अंदर जो पोर होते हैं यहीं से क्या होगा वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीव प्लेट्स लगे होते हैं बीच बीच में। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट एक है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा, सारे मिलकर क्या बनाते हैं सीव ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या लगे सीव प्लेट लगे हैं, सीव प्लेट के बीच में क्या होता है पोर पाया जाता है, इसी पोर से क्या होता है ट्रांसपोर्ट ईजिली होता है, ठीक है। ये पूरा हो गया। फिर बगल में आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये कंपेनियन सेल है। अब देखिए कंपेनियन सेल जो होता है जस्ट इससे अटैच होता है, ठीक है। सीव ट्यूब जो एलिमेंट होता है, क्योंकि एलिमेंट का यूज़ इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर कई सारे सीव ट्यूब एलिमेंट मिलकर के तब एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हमने 3 डायग्राम दिया, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं एक सीव ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर इनके साथ में कंपेनियन सेल इनसे अटैच्ड होती है। क्यों अटैच्ड होती है, क्योंकि जो सीव ट्यूब होते हैं इनके पास इसका खुद का जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते इनमें, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होते हैं इनमें जो भी प्रोसेस करनी होती है, न्यूक्लियस का जो भी काम होता है, कमांड देने का जो भी काम होता है हर चीज़ करने का, तो वो कंपेनियन सेल की जो न्यूक्लियस होती है उसकी हेल्प से करेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है इससे एसोसिएटेड यानी कि सीव ट्यूब से अटैच्ड होते हैं कंपेनियन सेल। ये चीज़
चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपेनियन सेल की जो न्यूक्लियस होती है वो हेल्प करती है सीव ट्यूब को कमांड देने में, जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बात करेंगे हम, चलिए थ्योरी से बात करेंगे पूरा अच्छे से। तो पहले देखते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट क्या होते हैं। दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक, देखिए लॉन्ग कैसे, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनली, ये कैसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, यानी कि ऐसे ऊपर से क्या नीचे की तरफ ऐसे अरेंज्ड है आपस में, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये कंपेनियन सेल्स से क्या होता है, एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि क्या होता है, इनके पास खुद का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड वॉक्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। अब देखो यहाँ पर वॉक्स लिखिए, यहाँ पर वॉल होगा, ठीक है, एंड वॉल्स। अब देखिए इनकी वॉल जो होती है क्या होती है, परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। देखो यानी कि इनकी वॉल जो होती है, यानी कि जो एक स्ट्रक्चर ये पहना है पूरा कैसा, ठीक है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो इनकी जो वॉल होती है ना, यहाँ पर क्या होता है, परफोरेटेड यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये छेद पाए जाते हैं किसकी तरह, सीव लाइक, यानी कि चलने की तरह इसमें छेद पाए जाते हैं। जहाँ पर छेद नहीं होता उसको बोलते हैं सीव प्लेट, और जो पोर होता है उसको बोलेंगे सीव पोर, ठीक है, क्या बोलेंगे, सीव पोर। जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे, इनकी वॉल में ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, दीवार में। और ये जो होता है सीव पोर होता है, इसको बोलेंगे सीव प्लेट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पूरा एक है सीव ट्यूब एलिमेंट, और कई सारे सीव ट्यूब एलिमेंट मिलेंगे तो बन जाएगा सीव ट्यूब, ठीक है। और इसे जस्ट अटैच क्या होती है, कंपेनियन सेल होती है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के द्वारा जितने भी फंक्शन होते हैं सीव ट्यूब के अंदर वो इसी की न्यूक्लियस की हेल्प के होता है, ठीक है इसमें। अब बात करेंगे दूसरा कंपेनियन सेल की, ये क्या होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स, ये भी एक पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप के। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, ये भी क्या होता है, क्लोजली सीव ट्यूब से अटैच्ड होते हैं, जो कि हम देख चुके हैं ऊपर डायग्राम में। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, इनका मेन काम क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस तो कमांड देने का काम करता है, साथ में प्रेशर ग्रेडियंट का भी काम करता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, अब देखिए हमने डायग्राम में समझाते हुए आपको, इसी डायग्राम का मैं लेती हूँ, यूज़ करती हूँ। हाँ, अब जैसे फूड है, यहाँ पर देखिए फूड है, फूड के पार्टिकल हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। तो क्या होता है, अगर आप बात करें इसके अंदर फूड के पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे कितने पार्टिकल है, मैं डायग्राम को फिर से दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ में 1 2 3 4 5 पार्टिकल है, इसके अंदर कितने हैं, बस 2 ही पार्टिकल हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस होता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, जहाँ पर पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है लोअर की तरफ, और जब दोनों की संख्या बराबर हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ मान 6 बना लो, ठीक है, अब इधर कितने हो जाए, इधर 2 और आ जाए, तो इधर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रफ कर दो, बराबर 4 हो जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल सेम हो जाएंगे, सेम नंबर में हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन अगर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट फूड के पार्टिकल का नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ग्रेडियंट बना रहता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो होता है कंसंट्रेशन का डिफरेंस बना रहता है, ताकि इनके बीच में प्रेशर लग सके और फूड के पार्टिकल क्या हो, आगे हमेशा मूव कर सकें, ठीक है, जिधर की डायरेक्शन में इनको जाना है उधर के डायरेक्शन में ये मूव कर सके, ठीक है। इस वजह से जो कंपेनियन सेल होता है वो क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट बना के रखता है, यानी कि इनके कंसंट्रेशन जो होता है उनको इक्वल नहीं होने देता, ठीक है। क्या करता है, उनकी कंपेनियन सेल क्या करता है, कंसंट्रेशन को इक्वल नहीं होने देगा इस सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये हमेशा पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर एलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स, यानी कि कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, इनका एंड कैसा होगा, टेपरिंग होगा, यानी कि नुकीला होगा। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, घना होता है, और उनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। दे स्टोर फूड मटेरियल एंड रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, यानी कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं ये फूड मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, रेजिन का करते हैं, लैटेक्स करते हैं, म्यूसिलेज, ठीक है। आपने देखो रेजिन में लैटेक्स वगैरह जो होता है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का ही पार्ट होता है, ठीक है। दे एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, ये अधिकतर जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा अच्छे से, अगर इस डायग्राम आप देख रहे होंगे तो ये तो कंपेनियन सेल है, ठीक है, ये कंपेनियन सेल है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए ये क्या आपका, ये देखिए चलने नुमा स्ट्रक्चर बना, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। ये एक का मतलब ये वॉल जो है यहाँ पर क्या परफोरेटेड वॉल आपको दिख रही होगी, ये भी परफोरेटेड वॉल है, ये भी सीव ट्यूब है, ये क्या है कंपेनियन सेल है। और कंपेनियन सेल से जस्ट बगल में क्या दिख रहा है आपको, फ्लोएम पैरेन्काइमा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये देखिए क्या है, सीव ट्यूब का ये स्ट्रक्चर देखो बहुत अच्छे से इसमें दिख रहा होगा, ये एक सीव ट्यूब है एलिमेंट है, दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, और सबकी वॉल कैसी है, परफोरेटेड है, यानी कि चलनी नुमा स्ट्रक्चर है। इस चलनी नुमा स्ट्रक्चर से ही क्या होते हैं,
फूड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंसंट्रेशन जो होता है कहीं भी इक्वल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन दिखाने के लिए एलिमेंट जो होते हैं कलर्ड वाइज दिखाए गए हैं। यहाँ पे येलो कलर, ब्लू कलर आप देख रहे होंगे, सब में एलिमेंट कैसे हैं, कंसंट्रेशन सबका इक्वल नहीं है ना। इक्वल होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो नीचे और ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली होता रहता है, ताकि फूड क्या हो, जिस पार्ट में प्लांट के जिस पार्ट में फूड की जरूरत पड़ती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईजिली हो सके, ठीक है। अब जो फ्लोएम का 4th नंबर पार्ट है वो फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्ट फाइबर, इसको ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर इज मेडेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटा सेल से मिलकर बना होता है। अब आपको स्क्लेरेनकाइमा सेल तो पता ही होगा, इनकी वॉल लिग्निंग की होती है, डेड होती है, तो जाहिर से ये कैसे होंगे, दे आर मच एलोंगेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि शाखाएँ नहीं पाई जाती हैं। दे हैव पॉइंटेड निडल लाइक स्पाइसेस, ठीक है। यानी क्या होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं और निडल लाइक सुई में का स्ट्रक्चर होता है। दीज फाइबर्स आर जनरली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम एंड एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। यानी कि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में ही पाए जाते हैं, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी फ्लोएम बनता है और प्राइमरी जाइलम बनता है। तो उसमें जो होता है आपको देखा वो प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर नहीं होंगे, बट जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि बात करें इसके तो मोनोकॉट प्लांट में नहीं होगी, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जो फ्लोएम फाइबर होंगे वो डाइकॉट प्लांट में ही पाए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेल वॉल थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। देखो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनकी सेल वॉल लिग्निन की ही बनी होती है, चाहे वो फ्लोएम पैरेनकाइमा मतलब फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा हो या फिर हम बात करें फ्लोएम फाइबर की, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है कैसे थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लिग्निन का डिपोजिशन होता है। द फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव एलिमेंट, जिसमें सीव एलिमेंट होते हैं ना उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये कौन सा, सीव फाइबर, यानी कि फ्लोएम फाइबर जो होता है, ठीक है। तो अब देखिए चारों के स्ट्रक्चर में लाइन से आपको दिखाती हूँ, इन चारों में स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना चिल्लीनुमा स्ट्रक्चर, यानी कि क्या है, ये है सीव ट्यूब, क्या है ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर कंपेनियन सेल अटैच्ड है और ये फ्लोएम फाइबर क्या है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है यहाँ पर, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर कहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लोएम फाइबर ये जो आपको धानी कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइट कलर का, ये फ्लोएम फाइबर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब को। तो ये जो टॉपिक था जाइलम फ्लोएम का ये कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि जितने भी टिश्यू थे उन्होंने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आप बायो कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं मेरी क्लास से रिलेटेड कि मुझे अपनी वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू।